अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। अब ये ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी और इसके बाद जो लेविस थ्योरी है ये टुडे जो है वो एप्लीकेबल हो रही हैं दोनों। आर्कीमिडीज कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस की वजह से उसको ओवरकम करने की वजह से जो सेकंड थ्योरी हमारे पास आई डेट इज़ ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक जो है एसिड और बेस रिएक्शंस जो होते हैं वो इसमें एसिड बेस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रोटॉन। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन का H पॉजिटिव आयन का ट्रांसफ़र होता है किससे, एक एसिड से बेस की तरफ जो है वो हाइड्रोजन आयन का जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक एक एसिड से बेस की तरफ हाइड्रोजन आयन का जो ट्रांसफ़र है इसको हम एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। अब इस थ्योरी में जो एसिड है वो कौन सा होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। और बेस एक ऐसी स्पीशी है जिसमें टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वही जो एसिड प्रोटॉन देगा बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, मतलब जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हम जो एरो हम यूज़ करते हैं इस तरह के एरो, डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर एरो की भी मतलब ये आप ऐसे ना लगाएंगे, सिंगल एरो लगा देंगे तो देन इट विल बी रॉन्ग। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है HCl और हमारे पास बेस जो है वो है अमोनिया, ठीक है। इन दोनों का जब हमने रिएक्शन करवाया एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें हमारे पास जो बना दैट इज़ NH4 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन। तो अब ये एसिड है, इसने जब भी अपना ये H पॉजिटिव आयन क्या किया, अमोनिया को दे दिया, तो अमोनिया क्या बन गया NH4 और जो ये क्लोरीन था वो इस तरह हमारे पास रह गया। तो अब ये हमारे पास दोनों एसिड और बेस है, तो इससे हमारे पास एसिड और बेस से जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये जो दोनों आए हैं ये भी एक पेयर है एसिड बेस पेयर्स, इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। अब ये जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं ये एक प्रोटॉन की वजह से डिफर होते हैं। लाइक अब हमारे पास यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया से क्या हुआ NH4 पॉजिटिव, अमोनिया NH4 पॉजिटिव में चेंज हुआ और जो हमारे पास HCl है वो क्लोरीन में चेंज हुआ। तो दोनों में देखें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसमें एक प्रोटॉन कम है, इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है और इसमें एक प्रोटॉन कम है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स ऐसे पेयर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट एसिड है क्या। तो कंजुगेट एसिड जो है कैसी स्पीशी होती है जो कि इट इज़ अ बेस विथ हाइड्रोजन आयन एडिड। एक ऐसी बेस है कि जिसमें हम हाइड्रोजन आयन ऐड एक बेस है जब हम हाइड्रोजन आयन उसमें ऐड करते हैं तो जब हमारे पास स्पीशी आती है डेट इज़ कंजुगेट एसिड। लाइक यहाँ पर ये हमारे पास बेस थी, इसमें जब हमने HCl से हाइड्रोजन आयन को ऐड किया तो ये किस में चेंज हो गया NH4 पॉजिटिव में। अब ये जो NH4 पॉजिटिव है ना ये कंजुगेट हमारे पास एसिड है। अब इसको हमने याद कैसे रखना है कि कंजुगेट एसिड क्या है और बेस क्या है। अब ये देखें इसके ऊपर आ गया था ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो पॉजिटिव चार्ज जिस पर भी हो उसको हम कहते हैं एसिड, ठीक है, एसिड कहते हैं ना। तो अब ये बनी जो है वो बेस से बनी है, एसिड है, तो इसके पहले हमने एसिड लिख दिया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब साथ में हमने बस कंजुगेट लगा देना इसका। इसी तरह ये क्लोरीन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, बेसिस, हमने इसके साथ इसको पहले लिखा बेस, बेस लिख लिया, उसके बाद हमने साथ में कंजुगेट भी लगा दिया, ठीक है। तो इसका पता चल गया हमें कंजुगेट बेस है, ठीक है। ये कंजुगेट एसिड हो गया और ये बेस हो गया, मतलब पॉजिटिव वाले को हमने एसिड लिख लिया, नेगेटिव वाले को हमने बेस लिख लिया, उसके बाद दोनों के साथ कंजुगेट लगा दिया, तो इस तरह हमें पता चल गया कि कंजुगेट एसिड कौन सा है और कंजुगेट बेस कौन सी है, ठीक है। तो जो कंजुगेट नेक्स्ट अब कंजुगेट बेस कौन सी होती है, लाइक क्लोरीन जो है वो हमारे पास कंजुगेट बेस है, मतलब ये एक ऐसा एसिड कंजुगेट बेस एक ऐसा एसिड है जिसमें से अगर हम प्रोटॉन को रिमूव कर दें तो उस एसिड में से जब हम प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो प्रोटॉन रिमूव करने के बाद जो हमारे पास स्पीशी रह जाती है दैट इज़ कंजुगेट बेस, लाइक यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाटर जो है ना, अब मोस्टली आपने देखा भी होगा कि कहीं पर हमने वाटर को एसिड लिखा होता है, कहीं पर बेस लिखा होता है, लेकिन वाटर जो नहीं एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब ये बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और एसिड के तौर पर भी।
अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर तो ये किसी जो वाटर इटसेल्फ जो है ना, ये बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, लेकिन हमेशा ये वीक एसिड या वीक बेस के तौर पर ही एक्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि वीक एसिड होगा ये, चाहे ये एसिड के तौर पर एक्ट कर ले, बेस के तौर पर एक्ट करेगा, ये वीक एसिड और बेस की तरह ही। अगर हमने किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वाटर वहाँ पर एसिड के तौर पर एक्ट कर लेगा। अगर हमारे पास कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम वाटर के साथ एक्ट कर रहे हैं तो वाटर वहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट कर लेगा। तो इस तरह है। यहाँ पर अब हमारे पास है अमोनिया और साथ में वाटर है। तो यहाँ पर अमोनिया, हमें पता है अमोनिया जो है वो एक बेस ही होती है। ठीक है, और वाटर जो है वो उसको फिर एसिड हो जाएगा। अगर अमोनिया बेस है तो वाटर क्या हो जाएगा, एसिड। अब यहाँ पे देखकर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर तो मतलब ऑक्सीजन को वैसे एज अ बेस एक्ट करना चाहिए, वाटर को एज अ बेस एक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसका उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है। मतलब वाटर में जो है वो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है। तो वो 3 हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है, और वैसे भी हमें पता है अमोनिया जो है वो बेस ही होती है। तो इस तरह जब एक्ट करेगा तो ये अमोनिया के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है वो जाकर इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और इसका ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये NH4 पॉजिटिव में चेंज हो गया अमोनिया, और ये OH नेगेटिव जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया बाय। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होता है, और जो वीकर एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे। अब ये देखिए हमारे पास है एसिटिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको पता है कि जो HCl है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है दोनों ही एसिड, एसिटिक एसिड भी और HCl भी, लेकिन HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इस वजह से हमने इसको एसिड मेंशन कर दिया, और जो ये एसिटिक एसिड है इसको हमने बेस कह दिया। अब दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर चार्ज मैंने ये बताया था पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव को देख के आपने सबसे पहले तो यहाँ पर एसिड लिख देना है। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को देखकर सबसे पहले इसके नीचे आपने बेस लिख देना है, और आप दोनों के साथ जो है वो कॉन्जुगेट लगा देना है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। इसी तरह यहाँ पर अब अगर इसकी बात करें, CH3COOH प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन। अब इसमें अब ज़ाहिर सी बात है ये एसिटिक एसिड ही हमारे पास एसिड है, और ये हमारे पास जो है फिर बेस के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर HCl बना, और साथ में जो है वो ये CH3COO नेगेटिव आयन बन गया। अब ये हमारे पास बेस है, साथ में हमने कॉन्जुगेट लगा दिया, तो ये हमारे पास एसिड ही है। ठीक है, तो अब पहले केस में जो है वो हमारे पास एसिड जो था वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस थी ना, ये क्लोरीन नेगेटिव आयन, ये वीक बेस होती है। ठीक है, अब दूसरे केस में हमारे पास एसिड तो वीक था, एसिड वीक था, लेकिन इसकी जो ये कॉन्जुगेट बेस बनी ना, ये स्ट्रॉन्ग बनी, क्योंकि इसमें ना रेजोनेंस पाया जाता है, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो एनायन या ये जो बेस है ना, या अगर रेजोनेंस या रेजोनेंस आप पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट उसका, तो आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस की वजह से ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब ये जो एनायन है, ये जो बेस है, ये काफ़ी इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है रेजोनेंस की वजह से। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे उनकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वीकर होगी, और जो वीकर एसिड्स होंगे उनकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के जो ब्रॉन्सटेड कॉन्सेप्ट है ना,
इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला इसका जो एडवांटेजेस अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि जैसे आर्हीनियस ने कहा था कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल था उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन एक्वस मीडियम में भी एप्लीकेबल है, मतलब गैशियस मीडियम में लाइक या सॉलिड मीडियम में किसी में भी। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसने बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्लूड की एज एसिड और बेसिस जो कि आर्हीनियस ने नहीं बताई थी। लाइक NH4 पॉजिटिव भी एक एसिड है, H3O पॉजिटिव एसिड है। इसके अलावा हमने वाटर को भी देखा, वो भी एसिड के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसके अलावा बेसिस अमोनिया और वाटर मतलब बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। तो बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ का भी हमें इस कॉन्सेप्ट से पता चला कि जो पहले हमें नहीं पता था कि ये एसिड और बेसिस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं या नहीं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि this theory emphasizes the presence of hydrogen ion in an acid like Arrhenius theory, कि इस थ्योरी में भी Arrhenius theory की तरह हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस होना लाजमी। मतलब एसिड का डेफिनेशन की तो ऐसी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को दे सके, बेस जो कि प्रोटॉन को ले सके, तो इसमें भी प्रोटॉन को ही एम्फेसाइज किया गया है। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि प्रोटॉन से हट के बात नहीं कोई की, प्रोटॉन को अंदर मतलब प्रोटॉन पर एम्फेसाइजेशन ही की गई है। दूसरा ये है कि hence it cannot explain the acidic behavior of substances like, तो लिहाजा इसने भी उन सब्सटेंसेस का एसिडिक बिहेवियर को हमें नहीं बताया जिसमें प्रोटॉन है ही नहीं थे, लाइक कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह। ठीक है, दूसरा ये कि दिस थ्योरी डिफाइंस बेसिस एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस थ्योरी ने बेसिस को कहा था कि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी बेसिस भी हैं लाइक CaO, MgO जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो लिहाजा ये तो इसकी लिमिटेशंस थी। तो नेक्स्ट हम लेविस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।